अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। आज नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आ चुके हुए हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स को वेरी 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 एंड वेरी वार्म वेलकम। मुझे पता है आप लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और जो है मैं आ चुका हूँ। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वो कहते हैं ना चैनल पे, द वेट इज़ ओवर, वी आर राइट बैक। तो राइट बैक हो चुके हुए हैं। अब सिर्फ हमने जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज फिर आपके लिए सरप्राइज होगा। आज का टेस्ट आपसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए देता हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक घर से रीड करके आने हैं। सो आज का टेस्ट भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही कंडक्ट होगा। सो तमाम लोग सीट बेल्ट बांध लें, गियर शेयर डाल लें और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएं। हम लोग पहले टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ताकि वो जो MCQs के प्रॉब्लम्स होंगे, जो कन्फ्यूजन्स होंगी, वो आपके लेक्चर के साथ क्या नाम है, कंपनसेट हो जाएंगी। ओके, हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है। क्या करें फिर, हैं सर बहुत तेज़ हैं आप, हैं ये कह रहा है रमीज़। सर ना करें, नहीं 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 नहीं, देखें रीड करके आया करें। MD कैट का मकसद ही यही है कि आप लोग पहले लेक्चर लें, वरना तो फिर आप में और FSC के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है ना। आप पहले लेक्चर लें, मैंने सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइन देनी होती है उस टॉपिक की, जो चीज़ें आपको नहीं पता वो चीज़ें बतानी होती हैं। बेटा घर से पढ़ना था ना, घर से पढ़ना था सर, ऐसे ना किया करें, ऐसे तो करना होता है। ऐसे करेंगे तो पता चलेगा ना, ये तो होगा। क्यों भाई बच्चों, ये तो होगा। तो एक्चुअली में ना मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे फर्माबरदार बच्चे कितने फर्माबरदारी करते हैं, घर से पढ़ के आते हैं कि नहीं आते। अब ये चूंकि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ माइटोसिस एंड मियोसिस, और ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ, दो मरतबा जो टॉपिक पढ़ा हो, फिर वो मुझसे पढ़ने की क्या जरूरत है। मुझसे पहले आप लोगों का टेस्ट होना चाहिए, फिर जो चीजें रह जाएंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मैदान छोड़कर कौन जा रहा है, क्यों जी, हु इज गोइंग, हु इज गोइंग, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चले रेडी हो जाए सारे। 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, सर किसी रीड करे हमारा बुक में सिंध है, उससे टॉपिक MD कैट की बुक से चेंज है। अच्छा जी, आप ना बुक डाउनलोड कर लें, जो सिंध बोर्ड के हैं ना, आप बुक डाउनलोड कर लें। इंटरनेट पे तो हर चीज पड़ी हुई है। ठीक है, आप लिखें पंजाब टैक्स बोर्ड बायोलॉजी PDF डाउनलोड, आपको मिल जाएंगे बहुत ज्यादा लिंक्स, जिस मर्जी लिंक से डाउनलोड कर लें। सो डाउनलोड कर लें। ठीक है बच्चों, चलें जी टेस्ट स्टार्ट करें जी। इनका स्टार्ट टेस्ट। आपकी स्क्रीन पर टेस्ट हो चुका हुआ है। 3 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने टॉपिक को रीड किया होगा। ठीक है, एक MCQ मैंने कैंसर में से दिया है, लेकिन ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, UHS के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस एक MCQ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बुक की लाइन है, वैसे डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, आपका टेस्ट खत्म होने में 2 मिनट बाकी हैं। जल्दी से, फरहान साहब मुझे घूर के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बंदा क्या किया जा रहा है। वेयर इज द बुक, उन्होंने मुझसे बुक तलब की है, मैं उन्हें बुक देने लगा हूँ जी, ये मिल गई। जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करेंगे, जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करेंगे, वो रिफ्रेश करेंगे पेज को और स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंशाल्लाह उनका टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना, सीट बेल्ट बांधें, रिफ्रेश करें और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी स्टार्ट होगा। और ये जो 5 MCQs हैं, इनमें आंसर्स पुट करें जल्दी से जल्दी। Cancer is mainly caused by mutations in next stage spindle fibers and mainly composed of a protein called, बहुत ही आसान चीजें हैं जी।
नंबर ऑफ chiasmata formed at Pachycene पर पेयर, कितने chiasmata बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन, वेरी नाइस MCQs। In which stage a diploid cell apparently becomes 4n? Oh wow, this is very beautiful MCQ। ले स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा आफ्टर 30 सेकेंड्स, सो यू हैव टू कंप्लीट द टेस्ट। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। चलें बच्चे, जल्दी से टेस्ट खत्म कर लें अपना, आपका टेस्ट खत्म होने वाला है। नहीं जी, रिजल्ट्स देखते हैं आपके, आप लोगों ने क्या गोल खिलाए हैं इस टेस्ट के अंदर, इनको हम डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों ने माशाल्लाह से कुछ बच्चों ने तो ये टॉपिक रीड करके टेस्ट अटेम्प्ट किया और कुछ बच्चों ने बगैर रीड किए अटेम्प्ट किया। पूरा संडे ज़ाया किया, मेरी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, रीड नहीं किया। कुछ बच्चों ने कुछ नहीं दी है अहमियत, उन्होंने रीड ये टॉपिक पढ़ के टेस्ट दिए। तो देखें जी, अपने अपने मार्क्स देखें, कोई हाल है आप लोगों का जी? किधर है जी आप लोगों के मार्क्स? हाँ जी बच्चों, आप लोगों के मार्क्स मेरे सामने शो हो चुके। कितने बच्चों के 5 नंबर हैं? ओ बहुत ही बुरी हालत है माशाल्लाह से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 0 वाला भी है कोई इधर? एक हाँ 0 वाला भी है, मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसे फिर आप कहेंगे जी सर ने बेइज्जती कर दी। 4 नंबर वाले भी हैं, 5 वाला कोई भी नहीं है। इट्स नॉट फेयर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टॉपिक रीड नहीं किया है। टॉपिक रीड किए बगैर टेस्ट देंगे तो यही हाल होगा। और बहुत ही आसान आसान MCQ दिया आपको। हाँ जी, चलें स्टूडेंट्स, कोई है जिसने 5 नंबर लिए हैं? कोई है जिसने 5 नंबर लिए हैं स्टूडेंट्स? जल्दी से जरा कमेंट करें। 5 वाले कौन है जी? सर 5 वाले हैं जी, मैं ही हूँ। कौन है जी, कौन है? जल्दी बताएं, सामने आए मैदान के अंदर, कौन है 5 वाले? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने पूरा संडे सिर्फ बायो पढ़ी है, क्या बात है आपकी, कमाल कर दिया आपने। चले बच्चों, पहले से टॉपिक रीड करके आया करें, तभी आप लोग इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, वरना जो है ना डॉक्टर बनने में आपको प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। पहले से टॉपिक क्लियर किया करें, पढ़ के आया करें, फिर जब मैं पढ़ाऊँ तो वो क्लियर मजीद हो जाएगा। सो पढ़ के आया करें। बाकी इन MCQs को अगर हम देखें, सर सिर्फ 5 सेकंड पहले टेस्ट शो हुआ। अच्छा जी, आपने लेट स्टार्ट किया होगा, कोई बात नहीं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मियोसिस। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का अमल है जो तमाम सेल्स के अंदर नहीं होता है। तमाम सेल्स के अंदर ये नहीं होता है, ये सिर्फ उस वक्त होता है जब गमीट्स बनती हैं प्लांट्स के अंदर, सॉरी एनिमल्स के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है कि मियोसिस होती कब है। सो ये होती है जब एनिमल्स के अंदर बने गमीट्स, फॉर्मेशन हो किसकी? गमीट्स की, इन दी एनिमल्स, इन दी एनिमल्स। और प्लांट्स के अंदर ये होता है जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, याद रखें उस वक्त मियोसिस का अमल होता है। और मियोसिस के लिए एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है, सिंपल सा जो फॉर्मूला है, आपको इंशाल्लाह पूरी जिंदगी काम देगा। मियोसिस जब भी होती है यह सेल को 2n से 1n में कन्वर्ट कर देती है। देखिए मैं अब आपसे बायो की जबान में बात कर रहा हूँ, अब आप लोगों ने आपस में बात नहीं करनी, सिर्फ कमेंट्स अगर करने हैं तो टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टॉप कमेंटिंग स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे बच्चे मेरी बात मानेंगे। ये रमीज साहब, माँ साहब सारे जो है ना ये कमेंटिंग
स्टॉप कर दे। सो जब भी मियोसिस होती है किसी सेल के अंदर तो वो सेल 2n से 1n वाले सेल बना देता है। 2n का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और मियोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर एक सेट क्रोमोसोम का रह जाता है। सो वो एक सेट जो होता है वो चूंकि 2 सेट्स के मुकाबले में आधा है, इसलिए हम नाम देते हैं कि मियोसिस के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, और एक सेल 4 सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। किस तरह से होता है इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। मियोसिस की जो स्टेजेस हैं वो 2 हैं। पहली स्टेज है मियोसिस 1 और उसके बाद होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 चूंकि इंटरफेज है, चूंकि एम फेजेस हैं, तो इनसे पहले इंटरफेज भी होगी। मैं यहाँ पे जगह कम है तो थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं। मियोसिस 1 से पहले एक इंटरफेज होगी, इस इंटरफेज के बाद पहली जो एम फेज आएगी उसको नाम देंगे मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 के बाद अगेन एक इंटरफेज होगी, और उसके बाद सेकंड जो डिवीजन होगी उसको हम मियोसिस 2 का नाम देंगे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ये एक सेल है आपके सामने, बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लें ताकि ये इसके सामने क्लियर हो जाए। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर इंटरफेस होगी G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये थोड़ा बड़ा होगा, इससे 2 सेल बन जाएंगे जब इसकी मियोसिस 1 होगी, एक ये सेल और एक ये सेल। इसके बाद अब इन दोनों के अंदर इंटरफेस होगी और इन दोनों से मजीद फिर 2-2 सेल बनेंगे, तो टोटल 4 सेल आपके पास बन जाएंगे। 4 सेल्स, 1 2 3 4 सेल बन गए जी आपके पास। तो जो पेरेंटल सेल था ओरिजिनल, उस सेल को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने 4 सेल्स बना दिए हैं। अगर हम एक क्रोमोसोम से शुरू करें किसी मियोसिस के अमल को, ये एक क्रोमोसोम है, तो सबसे पहले ये इंटरफेस के अंदर रेप्लिकेट हो गया, चेक करें ये रेप्लिकेट हो चुका है। अब चूंकि मियोसिस है तो हम इसको एक पेयर से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना होता है मियोसिस का वो पेयरिंग होती है। सो एक पेयर से शुरू किया, अब ये दरमियान से अलग होगा पूरा एक क्रोमोसोम, ये इधर आ जाएगा और दूसरे वाला दूसरे सेल में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटरफेज आएगी, देखिए यहाँ पे जो इंटरफेज आएगी बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, उसमें एस फेज नहीं होगी। देखें क्रोमोसोम्स की जो शक्ल है वो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है, क्रोमोसोम्स की जो शक्ल है वो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है। सो रेप्लिकेटेड को मजीद रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। सो देयर विल बी नो एस फेज इन बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो दरमियान से क्रोमैटिड्स अलग होंगे क्योंकि वो एक दूसरे की कॉपीज थी, और एक एक क्रोमोसोम अनरेप्लिकेटेड शक्ल में चारों सेल्स को मिल जाएगा। सो ये एक ओवरव्यू था पूरी मियोसिस का जो मैंने आपको दिया, जिसको मैं आप एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो पहला स्टेप होगा मियोसिस 1 का, दैट विल बी कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 के अंदर जो पहला स्टेप होगा एज यूजुअल दैट विल बी प्रोफेज 1। एमसीक्यू लिखेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू लिखेंगे, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, सबसे बड़ी फेज कौन सी है आपके पास? आंसर है प्रोफेज 1, बीटा है प्रोफेज 2, आपके पास चार्ली है मेटाफेज 1, और डेल्टा है आपके पास मेटाफेज 2। तो यहां पे चेक करें आपके पास, हाँ जी, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस कौन सी है? हाँ जी बच्चों, जल्दी से नोट कर लें। हाँ जी बच्चों, आंसर दें इसका जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोफेज 1, यस, प्रोफेज 1 is the longest या lengthiest phase
ऑफ मियोसिस। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि इसके मजीद 5 स्टेजेस हैं। प्रोफेज 1 की मजीद 5 स्टेजेस हैं। इन पांचों स्टेजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो तमाम बच्चों ने आंसर कर दिया जी। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस इन प्रोफेज 1। हाँ जी बच्चों, ये बर्गर वाली बातें जो है ये बंद कर दें। ये बर्गर शर्गर जो है ये मियोसिस वाले टॉपिक में नहीं होंगे। हाँ, मैं खुद मियोसिस वाले टॉपिक में बर्गर्स की एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जल्दी से। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गए तमाम लोगों ने? लें जी, चलें जी, आगे चलते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोफेज के सारे स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के लिए आपके पास फॉर्मूला बनेगा LZPDD, लेप्टोटीन, ज़ैगोटीन। बल्कि यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद मैं वन बाय वन फिर जो है डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, LZPDD, ये आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा। लेप्टोटीन, ज़ैगोटीन, डिप्लोटीन, सॉरी पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। ये जल्दी से ना एक बार अपने उस पे जो है वो कर लें, LZPDD, LZPDD। ठीक है, वीडियो इज नॉट ब्लर। अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। मैं घर जाके ये लेक्चर देखता हूँ तो वीडियो की क्वालिटी ब्लर होती है, मैं क्वालिटी बढ़ा के फिर उसको HD कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, क्या फॉर्मूला है? चीजें पढ़ी हुई हैं, बस अब आपने मेमोराइज करनी है, उनको चीजों को अच्छी तरह ज़हन में बिठाना है। LZPDD, हाँ जी बच्चों, याद हो गया? ये है जुबैदा आपा के टोटके LZPDD, लेप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। LZPDD याद हो गया ना? ऐसे आप लोग याद किया करें, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, हमने उनको समेटना है, समेट के छोटा सा कर देना है। ओके, ले जी। चलें जी आगे, लें जी, हियर वी गो। लेप्टोटीन जो है सबसे पहली स्टेज है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स की कंडेंसन स्टार्ट होगी। क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। अच्छा बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे कंडेंस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट हो रही है। मीन जो क्रोमोसोम ऐसे लंबे लंबे क्रोमोसोम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े थिक होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कंप्लीट थिक नहीं हुए हैं। कंडेंसेशन अभी सिर्फ शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो दिस इज द लेप्टोटीन, जिसके अंदर क्रोमोसोम थिकर होना, मोटे होना शुरू हो गए हैं। आपको याद है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में फर्क सिर्फ इतना है, क्रोमैटिन पतले हैं और क्रोमोसोम जो है वो मोटे हैं। अच्छा जी, ये कमेंट बार बार कौन सा आ रहा है? मियोसिस के इंटरफेज में G2 फेज क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल, ये बुक की एक लाइन है, बुक की एक लाइन है कि इंटरफेस ऑफ मियोसिस लैक्स G2 फेज, बिकॉज G2 फेज के अंदर जो काम होते हैं वो मियोसिस के लिए जरूरी नहीं होते, वो आगे जाके कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो वाली स्टेज नहीं होगी। सो बच्चों,
क्रोमोसोम की कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हुई है, यानी वो थोड़े से मोटे होना शुरू हुए हैं, मोटे होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद ज़ायगोटीन के अंदर क्या होगा, मोटे होना शुरू हो गए हैं, उसके बाद स्टार्ट होगी ज़ायगोटीन। ज़ायगोटीन के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर कर लेंगे, पेयरिंग को हम नाम देते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मीन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ। अब पेयरिंग जिसने समझ ली ना उसको पूरी मियोसिस समझ आ जाएगी। बच्चों जिसने पेयरिंग समझ ली उसको पूरी मियोसिस समझ आ जाएगी। तो मैं अब आपको पेयरिंग समझाता हूं कि पेयरिंग कैसी होती है। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है रेप्लिकेटेड, और दूसरा क्रोमोसोम ये है रेप्लिकेटेड। ये दो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ये जो दो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये आमने सामने किस तरह से आएंगे, ये इस तरह आमने सामने आएंगे जैसे मैं आपके सामने दो बुक्स रखता हूं, ये देखें ये दो बुक्स हैं, ये दो क्रोमोसोम्स हैं। आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऐसे बना के दिखाए हैं, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। दिस इज रॉन्ग। क्रोमोसोम की पेयरिंग फेस टू फेस होती है, ऐसे बर्गर की तरह, ऐसे बर्गर की तरह। मैंने आपको कहा था ना बर्गर वाले कमेंट्स ना करें, मैं बर्गर की एग्जांपल दूंगा। सो पेयरिंग ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, सामने आमने सामने पेयरिंग होती है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह बात समझ ली, जिसको मैं अपनी उंगलियों से समझाऊंगा। अगर आपने इस तरह से क्रोमोसोम बनाए हुए हैं, एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा ये क्रोमोसोम है, इस तरह से पेयरिंग नहीं होती, ऐसे पेयरिंग होती है, ऐसे आमने सामने फेस टू फेस, ताकि दोनों क्रोमैटिड्स सामने वाले के दोनों क्रोमैटिड्स के साथ क्रॉसिंग ओवर भी कर सके। सो बच्चों पेयरिंग समझ आ गई। पेयरिंग जो है वो फेस टू फेस होती है। जब पेयर बन जाता है, याद रखें, जब पेयर बन जाता है तो आपने पेयर के अंदर याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर पेयर विद क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर। इसको मैं यहां पे समझाता हूं। हमारी चूंकि 46 क्रोमोसोम्स के सेल होते हैं जिसमें 23 पेयर बनेंगे। 23 पेयर्स का मतलब क्या है बच्चों, ये समझ लें अच्छी तरह। क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर 1 के साथ ही बनेगा, 1 का 1 के साथ। ये पैटर्नल 1 है और ये मैटरनल 1 है। पैटर्नल मीन फ्रॉम फादर, मैटरनल मीन फ्रॉम मदर। क्रोमोसोम नंबर 2 पेयर्स विद क्रोमोसोम नंबर 2, 2 का 2 के साथ पेयर बनेगा। फादर वाला जो सेकंड क्रोमोसोम है वो मदर से आए हुए सेकंड क्रोमोसोम के साथ पेयर करेगा। थर्ड क्रोमोसोम का जो पेयर है वो थर्ड क्रोमोसोम के साथ बनेगा। फोर्थ क्रोमोसोम का जो पेयर है वो फोर्थ क्रोमोसोम के साथ बनेगा, एंड सो ऑन। आखिरी वाला जो पेयर है, अगर ये फीमेल है तो इसके एक्स क्रोमोसोम का पेयर एक्स क्रोमोसोम के साथ बनेगा। और अगर ये बच्चों मेल है, फीमेल नहीं है, तो चूंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा तो दूसरा वाई, वो वाई चूंकि छोटा होता है, यहां पर भी मैं जो है ना छोटा ही जाहिर कर रहा हूं, वाई क्रोमोसोम के साथ पेयर बन जाएगा। सो दिस इज द पेयरिंग मैकेनिज्म। और इस एक पेयर को हम क्या नाम देते हैं, इसका पहला नाम है बाईवैलेंट। बाईवैलेंट क्यों है, क्योंकि इसमें दो क्रोमोसोम है, दो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, दो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। रेप्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि ये मियोसिस 1 से पहले वाली एस फेज में, इंटरफेज में रेप्लिकेट हो चुके हुए हैं। सो दो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं एक बाईवैलेंट के अंदर। और इसी को हम टेट्राड भी कहते हैं, टेट्राड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल क्रोमैटिड्स 4 हैं, 4 क्रोमैटिड्स हैं टोटल। क्रोमैटिड नंबर 1, क्रोमैटिड नंबर 2, क्रोमैटिड नंबर 3, क्रोमैटिड नंबर 4। ये पूरा एक क्रोमैटिड है और ये पूरा दूसरा क्रोमैटिड है, इस तरह ये तीसरा और ये चौथा। इनमें दो सिस्टर हैं आपस में, ये दो आपस में सिस्टर हैं और ये दो आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये दो आपस में नॉन सिस्टर हैं, नॉन सिस्टर। जिनका सेंटर में डिफरेंट है वो नॉन सिस्टर है। सो अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं क्रोमैटिड्स की 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 और 4 भी नॉन सिस्टर है, 2 और 3 भी नॉन सिस्टर हैं, 2 और 4 भी नॉन सिस्टर है, 1 और 2 सिस्टर हैं, 3 और 4 सिस्टर हैं।
और इसी को हम होमोलॉग भी कहते हैं, होमोलॉग। 3 नाम इसके हो गए जो आपने याद करने हैं। बाइवेलेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये 2 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। एक पेयर 2 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है। और इसको हम टेट्राड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमैटिड्स की जो तादाद है वो 4 है। और इसको होमोलॉग भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों होमोलॉगस है। होमोलॉगस का मतलब एक जैसे हैं। 1 का पेयर 1 के साथ, होमो मीन सेम, 2 का पेयर 2 के साथ, ताकि जो जीन्स 2 पे हैं वो अपने ही जैसी जीन्स वाले क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करेंगी। जो जीन्स 3 पे हैं वो अपने ही जैसे एक क्रोमोसोम के साथ, यानी हमारे सेल में एक तरह के 2 क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं। नंबरिंग है 1 से लेके 23 तक। हर क्रोमोसोम के 2 नंबर हमारे सेल में एग्जिस्ट करते हैं और ये नॉर्मल नंबर है क्योंकि हमें ये पूरा सेट, ये वाला पूरा सेट फादर ने दिया, मदर ने दिया होता है और ये पूरा सेट जो है वो मदर ने दिया होता है। इन दोनों को मिला के इसीलिए हम 2n का नाम देते हैं। बेसिकली ये 2 सेट्स हैं, ये 2 सेट्स हैं। फिर ये वाला जो एक सेट होगा ये हैप्लॉइड होगा और ये दूसरा सेट भी हैप्लॉइड है। ओके, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? पेयरिंग समझ आ गया? पेयरिंग मैकेनिज्म कैसे है? साइड वाइज नहीं है, फेस टू फेस है। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से मैसेज कर दें, कमेंट कर दें। इज इट क्लियर? पेयरिंग मैकेनिज्म समझ आ गया सबको? एक टेट्राड में 2 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। एक टेट्राड में 2 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। देखिए, एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम और दूसरा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, इसलिए ये आपको 4 लग रहे हैं, ये 4 है नहीं। रेप्लिकेटेड और अनरेप्लिकेटेड का डिफरेंस अगर पीछे आप लोगों को याद हो, अगर लेक्चर नहीं छोड़ा तो फिर आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ओके, रेप्लिकेटेड और अनरेप्लिकेटेड। ठीक है, रिपीट कर दें। क्या रिपीट करना है जी? सारा तो नहीं रिपीट हो सकता, पॉइंट बताएं कौन सा रिपीट करना है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? क्लियर, वेल सर। ओके, यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, जो होमोलॉग का वर्ड है ना, ये एक क्रोमोसोम के लिए शो होता है। दिस इज होमोलॉग टू दिस क्रोमोसोम एंड दिस इज होमोलॉग टू दिस क्रोमोसोम। ठीक है जी, चलें, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, जो कि हमारी पैकेटीन है। अगर तो एक आधी बात रिपीट करनी है फिर तो हम कर देते हैं जी। पेयरिंग मैंने बता दी है, ऐसे होती है साइड वाइज, 3-4 मरतबा मैंने बता दी है। इस तरह से 2 क्रोमोसोम पेयर करते हैं और नंबर सेम होता है। पेयरिंग करने वाले क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो सेम होता है। 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। सर ये आपस में नॉन होमोलॉगस होंगे क्या? होमोलॉगस होंगे। किसने कहा? अभी तो मैंने कहा होमोलॉगस है। 1 का होमोलॉगस है, 2 का होमोलॉगस है, 3 का होमोलॉगस है, 4 का होमोलॉगस है। ठीक है, तो ये पेयरिंग मैंने रिपीट भी कर दी। इससे ज्यादा रिपीट करना तो आप लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। तीसरी जो हमारी स्टेज है दैट इज पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर क्रोमोसोम का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है स्टूडेंट्स? सर टेट्राड में एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम होता है। यार ये कौन लोग हैं? टेट्राड में एक क्रोमैटिड नहीं बल्कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड दिखाए थे मैंने। ध्यान से बात सुनते नहीं है, फोकस किया करें। लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है जी? मैंने पता नहीं कितने पॉइंट्स बताए, पॉइंट बताया करें ना कि कौन सा है। टेट्राड में 2 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स हैं। ये मैंने आपको अपनी उंगलियां दिखाई हैं, देखिए एक क्रोमोसोम है लेकिन इस क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हैं। ये मैंने आपको दूसरा क्रोमोसोम दिखाया, इसके भी 2 क्रोमैटिड हैं। अभी आपस में पेयर बना रहे हैं, ऐसे देखिए। अब ये दिखने में आपको 4 लग रहे हैं लेकिन ये 4 क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, चलें जी। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर में जो क्रोमैटिड्स होंगे वो दूसरे क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। जिस जगह पे ये क्रॉस करेंगे इस जगह को हम कियास्मेटा का नाम देंगे। इस जगह पे ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे ताकि जब ये बाद में अलग होते हैं तो इनका जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हुआ होता है। जिस तरह मैं अगर ये दोबारा बनाऊं ध्यान से देखें किस तरह से ये एक्सचेंज करेंगे। यहां से इन्होंने अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया। इसी तरह जो इस साइड पर क्रोमोसोम था उन्होंने भी अपना जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज कर लिया। ये वाला हिस्सा एक्सचेंज शुदा है, ज्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला कर लें। ये एक्सचेंज शुदा हिस्सा और यहां से ये वाला एक्सचेंज शुदा हिस्सा है। सो इसने इसको दे दिया और इसने अपना थोड़ा सा हिस्सा इसको दे दिया। जो जीन्स इधर थी वो जीन्स इधर चली गई और जो जीन्स इस क्रोमोसोम पे थी वो इधर चली गई। फर्क नहीं पड़ता इतना, इससे ही रिकम्बिनेशंस होते हैं, इसी से वेरिएशन आती है, लेकिन स्पीशीज वगैरह नहीं बदलती। अब चूंकि ये क्रोमोसोम नंबर सेम था, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, सो एक जैसे क्रोमोसोम्स के दरमियान एक्सचेंज हो गया, सो इससे वेरिएशंस वगैरह ही आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको क्रॉसिंग ओवर का मैंने तरीका बताया। एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, ध्यान से मेरी उंगलियों की तरफ देखें। ये दो क्रोमैटिड्स पहले क्रोमोसोम के हैं, ये इस क्रोमोसोम के हैं, ये इस तरह से आपस में पेयर करके ये देखें, ये यहाँ पे इस तरह क्रॉसिंग ओवर करेंगे। और याद रखें कियास्मेटा लाजमी नहीं है एक एक जगह पे बने, कियास्मेटा हो सकता है ज्यादा जगहों पर बन जाए, जगहों पर बन जाए। इधर से भी एक्सचेंज हो, इधर से भी एक्सचेंज हो, जितनी जगहों से वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उतनी जगहों पर कियास्मेटा बनेगा और उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, सो कियास्मेटा के बारे में एक चीज याद रखें, कियास्मेटा एक जगह पर नहीं बनता, ज्यादा जगहों पर बन सकता है, ज्यादा जगहों पर क्रॉसिंग ओवर होती है। सो अब ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई है, इन्होंने जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज कर ली है। इस जगह पर भी इस क्रोमोसोम पे मैंने दो कियास्मेटा आपको शो किए हैं, एक ये कियास्मेटा शो किया आपको और एक ये कियास्मेटा शो किया। मतलब कियास्मेटा तो यहाँ था, लेकिन चूंकि पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है ये, तो यहाँ भी सेगमेंट एक्सचेंज हो चुका होगा इसके साथ, और इधर जो सेगमेंट था वो एक्सचेंज हो चुका होगा इसके साथ। सो ये दो जगहों पर क्रॉसिंग ओवर हुई है जिसपे दो कियास्मेटा बने थे पहले। हाँ जी बच्चों, फिर से आप कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, कमेंट्स ना करें बिल्कुल भी, इधर ध्यान कर लें। सो एक से ज्यादा जगहों पर कियास्मेटा बन सकते हैं, जितनी जगहों पर कियास्मेटा बनेंगे उतनी जगहों पर सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज होंगे। सो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, इससे रिकॉम्बिनेशन पैदा होती है। इसकी जो लेंथ है उसके लिए आपके सामने एक एमसीक्यू रखते हैं। एमसीक्यू कहाँ लिखें, जगह 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 यहाँ पे लिखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एमसीक्यू है आपका जी, ड्यूरेशन ऑफ पैकेटीन, ड्यूरेशन ऑफ पैकेटीन इन meiosis 1 इज, कितनी ड्यूरेशन आपके पास अल्फा है अप टू डेज, बीटा है अप टू वीक्स, उसके बाद आपके पास चार्ली है, इसको पीछे कर दो थोड़ा सा, चार्ली है अप टू ईयर्स, और डेल्टा है आपके पास ऑल ऑफ दीज। ड्यूरेशन ऑफ पैकेटीन इन meiosis 1 इज, कितनी ड्यूरेशन होती है पैकेटीन की। सो जल्दी से देखें, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। कुछ सेल्स के अंदर पैकेटीन कुछ दिन तक चलती है, कुछ के अंदर वीक्स तक, और कुछ के अंदर सालों साल सेल पैकेटीन के अंदर होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बच्चों ये है कि जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है ना, ये बहुत रिस्की प्रोसेस है। इसमें आप लेन देन कर रहे हैं, आप तबादला कर रहे हैं, लो भाई ये पैसे ले लो, अपने पैसे मुझे दे दो। जब आप लेन देन कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए ये वाला जो अमल है ये बहुत लंबा जाता है। तो इसका आंसर है मे बी डेज, मे बी वीक्स, और मे बी
इट लास्ट फॉर ईयर। सो सारी स्टेजेस के आपको पता होने चाहिए ड्यूरेशन के टाइम। सो अब आपसे दोबारा से एमसीक्यूज पूछते हैं। ईच बाइवेलेंट is composed of how many chromosomes? हाँ जी, आपके पास आंसर है 1, 2, 4, 8। हाँ जी, each bivalence is composed of how many chromosomes? ओके, वेरी गुड, 2 क्रोमोसोम। और 2 कौन से वाले? 2 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जिनकी रेप्लिकेशन बच्चों हो चुकी हुई है। अच्छा, यहां पे अब मैं चेंज कर दूं, हाउ मैनी क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स कितने हैं? क्रोमैटिड्स कितने हैं? तो आपके आंसर होगा क्रोमैटिड्स कितने हैं? आपके आंसर होगा वेरी गुड, 4 क्रोमैटिड्स हैं। और अगर मैं इसको मजीद चेंज कर दूं, आर्म्स कितनी है? लो जी, अब बच्चे फंस जाएंगे। आर्म्स कितनी है? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी है? आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड्स कह लें। कितनी आर्म्स हैं जी क्रोमैटिड्स की? आर्म्स कितनी है? ईच बाइवेलेंट इज कंपोज्ड ऑफ कितनी आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड? क्रोमैटिड की आर्म्स कितनी है? वेरी गुड, आर्म्स जो है ना वो 8 है, क्योंकि ये देखें इसकी 4 आर्म्स है, 1 2 3 4, 2 पी और 2 क्यू। उसकी भी 2 पी 2 क्यू होंगी, तो आपके पास आर्म्स जो होंगी वो 8 हो जाएंगी एक बाइवेलेंट के अंदर। सो आर्म्स के हिसाब से, क्रोमैटिड्स के हिसाब से, क्रोमोसोम के हिसाब से, हर लिहाज से आपको ये एमसीक्यू आना चाहिए और ये आपका एंटी टेस्ट में आना ही आना है। लो, पैकेटीन भी कंप्लीट हो गई। अब डिप्लोटीन स्टार्ट होने लगी है। डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा? डिप्लोटीन ध्यान से समझनी है। डिप्लोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम पेयर बना चुके हुए हैं, जो 1 के साथ 2 के साथ बड़ा हंसी खुशी खुशी उसको उसी जैसा क्रोमोसोम जो है वो मिला हुआ है, वो रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। सो सेपरेशन स्टार्ट्स, नॉट कंप्लीटेड। सेपरेशन ऑफ होमोलोग्स स्टार्ट। देखें, 2 चीजें स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। एक चीज क्रोमोसोमिक कंडेंसेशन स्टार्ट हुई हुई है, जो अब तक चल रही है। जब जब पेयरिंग हो रही थी तब तक वो साथ साथ मोटे भी हो रहे थे। जब जब क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, क्रोमोसोम साथ साथ मोटे भी हो रहे हैं। अभी तक कंप्लीट कंडेंस नहीं हुए हैं। सो सेपरेशन भी स्टार्ट हो गई है पेयर की, लेकिन अभी भी जो है वो कंप्लीट कंडेंस नहीं हुए, लेकिन स्टिल वो यूनाइटेड है। स्टिल यूनाइटेड एट क्यास्मेटा। जहां पर क्यास्मेटा बना था ना, जहां पे एक्सचेंज हुई थी, वहां पे अभी भी स्टिल वो यूनाइटेड है। आखिरी स्टेज जो होगी बच्चों, वो होगी डायकेनेसिस। अब इसके अंदर 2 चीजें कंप्लीट होंगी। 2 चीजें कंप्लीट होंगी। एक तो कंडेंसेशन कंप्लीट होगी। फाइनली कंडेंसेशन कंप्लीट्स। क्रोमोसोम्स की जो कंडेंसेशन है, जो मोटा होना है, जो थिक होना, वो कंप्लीट हो जाएगी। सो एक चीज तो कंप्लीट हो गई, यानी डायकेनेसिस, पेयरिंग भी हो गई, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, क्यास्मेटा भी बन गया, रिपेलिंग भी शुरू हो गई। अब जाके क्रोमोसोम्स ने अपना फाइनल साइज, जो मोटा, जो मैंने आपको कहा था क्रोमोसोम मोटे होते हैं, वो अब जाके फाइनल साइज में आए हैं, मैक्सिमम अब हुई है। और एट द सेम टाइम सेपरेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो एक पॉइंट पर जो है यूनाइटेड होंगे। सो कंडेंसेशन भी कंप्लीट और सेपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। सो दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट उनका डिफरेंट था। कंडेंसेशन का स्टार्टिंग पॉइंट लेप्टोटीन, एमसीक्यूज के हिसाब से याद रखें, लेकिन एंडिंग पॉइंट डायकेनेसिस। इसी तरह सेपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट डिप्लोटीन है और एंडिंग पॉइंट क्या है जी? डायकेनेसिस है, लेकिन स्टिल वो भी एक पॉइंट पर
मौजूद है। उसके अलावा जनरल फीचर्स प्रोफेज के कौन से हैं? जनरल फीचर्स वही हैं जो हमने पढ़े थे। कौन कौन से भला? माइटोटिक एपरेटस डेवलप होगा, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जनरल फीचर्स हैं। और न्यूक्लियोलस जो था आपका, अल्लाह भला करे, वो गायब हो जाएगा और टूट जाएगा। न्यूक्लियोलाई ऑल्सो दिस अपीयर। सो ये जनरल फीचर्स थे जो मैंने लिख दिए, जो साथ साथ ये भी हो जाएंगे। और अब प्रोफेज 1 जो है ना वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सो मेरे पास जो प्रोफेज 1 के सामने रिजल्ट आया, मेरे पास ऐसे क्रोमोसोम्स आए हैं जिनकी क्रॉसिंग ओवर भी हो चुकी हुई है, और अगर मैं 2 पेयर्स बनाऊं आपके सामने, एक ये पेयर, खूबसूरत बनाने हैं ना तो इसलिए मैं दोबारा बनाता हूं, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। ले जी, एक पेयर हो गया ये, और दूसरा पेयर मैं यहां बना रहा हूं नीचे, ताकि आपके सामने इजी हो जाए सारा प्रोसेस। दूसरा पेयर ये है, ये क्रॉसिंग ओवर करवा चुके मैं अपनी, इनके अंदर जो है वो क्यासमेटा वगैरह बन चुका हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी भी है। अब इनकी स्टार्ट होगी जी मेटाफेज। तो मैंने आपसे पूछे बगैर ही मेटाफेज प्लेट बना दी है। सपोज ये पूरा एक सेल है, ये पूरा सेल है, इसके अंदर मेटाफेज प्लेट बन चुकी हुई है। अब मेटाफेज प्लेट के अंदर मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की जरूरत है, इधर आपका पड़ा हुआ है जी सेंट्रियोल। इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह थोड़ी सी बच जाए। ये आपका पड़ा हुआ है जी सेंट्रियोल लेफ्ट साइड पर, ये पड़ा हुआ है सेंट्रियोल राइट साइड पर। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो क्रोमोसोम के कैनेटोकोर पे जाके अटैच होंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपस में अटैच होंगे। जो आपस में अटैच होंगे उनके अटैच होने का तरीका इंटरडिजिटेट है। इंटरडिजिटेट मैंने आपको कल समझा दिया था, इंटरडिजिटेट। ले जी, इंटरडिजिटेट। यहां पर भी मैं कुछ ऐसे बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, इंटरडिजिटेट हो गए हैं। ले जी, ये आपका मेटाफेज का जो स्टेप है वो तैयार है। मेटाफेज इज तैयार। इस मेटाफेज के अंदर आपको 2 पेयर नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स के। आपके सामने अब मैं एमसीक्यू लिखता हूं, जो अक्सर बच्चे जो हैं गलत कर देते हैं। इधर देखें जी, ध्यान करें। इन meiosis 1 each chromosome receive dash fibers from both ends। आपके पास अल्फा है 1, बीटा है 2, चार्ली है 4 और डेल्टा है आपके पास नन। तो इसका जवाब दे, मियोसिस 1 के अंदर जब क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, ये इन्होंने प्लेट बना दी, ये पूरी ये क्या जी, दिस इज द प्लेट, मेटाफेज प्लेट इसको कहते हैं, जो इक्वेटर पर बनती है। इसके बनने के बाद क्रोमोसोम्स दोनों साइड से कितने कितने फाइबर्स को रिसीव करते हैं। सो बुक पे बना भी हुआ है, शाबाश, कुछ बच्चों ने गलत दिया, कुछ ने ठीक। अब बुक पे बना हुआ चेक करें, ये एक क्रोमोसोम है, ये वाला एक क्रोमोसोम है। इस एक क्रोमोसोम को कितने फाइबर्स ने पकड़ा है? देखो, एक फाइबर ने पकड़ा हुआ, दूसरे को दूसरे फाइबर ने पकड़ा है। इसकी वजह क्या है? मैं आपके सामने फिर से वो 2 क्रोमोसोम्स बुक की शक्ल में रखता हूं, चेक करो। ये 2 क्रोमोसोम्स है, मैंने कहा था ना ये ऐसे फेस टू फेस पेयरिंग करते हैं। अगर एक धागा इधर से आता है, ये धागा आया, इसको आके लगेगा ना, इसको आके लगेगा, इसको लग जाएगा, इसको नहीं लग सकता क्योंकि सामने ये आ गया। और अगर कोई धागा इधर से आ रहा आया, चूंकि ये पेयर है फेस टू फेस, तो इसको आके लगेगा, इसको नहीं लग सकता क्योंकि ये आगे आ चुका हुआ है। सो चूंकि पेयर है, सो एक क्रोमोसोम को एक साइड से एक ही फाइबर नसीब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का पॉइंट है। अगर मैं यहां पे लिखूं ईच बाइवेलेंट, अब बताएं ईच बाइवेलेंट रिसीव कितने फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड? ये पूरा बाइवेलेंट है,
ये पूरा बायवैलेंट है क्योंकि इसने पेयर बनाया हुआ है। पूरे पेयर को कितने आपको मिलेंगे फाइबर्स? हाँ जी, पूरे पेयर को 2 फाइबर मिल रहे हैं, एक क्रोमोसोम को एक फाइबर ने, दूसरे क्रोमोसोम को दूसरे फाइबर ने। अब इसकी स्टार्ट होगी एनाफेज। इसकी एनाफेज बहुत मजेदार किस्म की है, बहुत मजेदार किस्म की है। ठीक है जी, एनाफेज 1 के अंदर, एनाफेज 1 के अंदर मैं आपसे एमसीक्यूज ही पूछ लेता हूं। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है? आपके पास ऑप्शन 1 है क्रोमैटिड्स सेपरेट, आपके पास क्रोमोसोम, आपके पास बी है क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, आपके पास सी ऑप्शन है क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, या आपके पास ऑप्शन नंबर डी है डेल्टा है नन ऑफ दीज। हाँ जी, तो एनाफेज 1 के अंदर कौन सेपरेट होगा? जब मैं आपके सामने ये 2 किताबें रखूंगा, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। सर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बच्चों क्यों नजर नहीं आ रहा? हर चीज क्लियर है। इज इट ब्लर? मैं मैनेजमेंट स्टाफ से पूछता हूँ, इज इट ब्लर? दिस इज नॉट ब्लर स्टूडेंट्स, यू हैव टू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ वीडियो। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर आप ही देते। कौन से क्वेश्चन बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्या क्रोमैटिड्स अलग होंगे? यानी ये किताब 2 हिस्सों में डिवाइड होगी? नहीं ना होगी। ये किताब सारी इस तरफ चली जाएगी और दूसरी किताब सारी इस तरफ चली जाएगी। सो ये बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म है जिसके अंदर दरमियान से सेपरेशन होगी, दरमियान से सेपरेशन होगी और पेयर्स अलग हो जाएंगे। पेयर्स अलग हो जाएंगे मीन क्रोमोसोम पूरे के पूरे अलग हो जाएंगे। और जब ये अलग हो जाएंगे तो मैं आपके सामने सेल ड्रॉ कर रहा हूं। सेल जब ड्रॉ होगा, ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक सेंट्रियोल बनाया, ये दूसरा सेंट्रियोल। अब इस सेंट्रियोल के पास पूरा क्रोमोसोम आएगा और इस सेंट्रियोल के पास भी पूरा क्रोमोसोम आएगा। इस पोल पर भी 2 क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड हालत में पहुंचेंगे। इधर भी जो क्रोमोसोम पहुंचेगा वो रेप्लिकेटेड हालत में पहुंचेगा। सो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर चले गए हैं, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर चले गए हैं। सो क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलॉगस पेयर सेपरेट, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं। काइंडली बता दें, क्या बताएं जी, क्या पूछा? पैकेटीन वेरिएबल? जी बिल्कुल, वेरिएबल जगहों पर बनता है कैजमेटा, मीन फिक्स नहीं होती, ज्यादा जगहों पर भी बन सकता है, कम जगहों पर भी बन सकता है। तो देखें जरा, पूरा क्रोमोसोम राइट साइड पे गया है और पूरा ही क्रोमोसोम लेफ्ट साइड पर गया है। एक और एमसीक्यू आपसे पूछते हैं, क्रोमोसोम्स that reach opposite poles in telophase 1, in telophase 1, जो टेलोफेज 1 के अंदर ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। अब टेलोफेज के लिए एक एमसीक्यू से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। टेलोफेज 1 के अंदर जब आप देखते हैं क्रोमोसोम्स को, तो वो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? आर chromosome that reach opposite poles in telophase 1 are unreplicated, replicated, partially replicated, या डी ऑप्शन आपके पास नन। अगर इस सवाल का जवाब सही दिया बच्चों तो सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इंटरडिजिटेड बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था। पैकेटीन बिफोर बर्थ होती है? नहीं जी, पैकेटीन साथ साथ ही चल रही होती है। पैकेटीन जब स्पर्म बन रहे होते हैं, एग बन रहे होते हैं, उसी वक्त होती है ना जिस टाइम स्पर्म और एग बनेंगे। ठीक है, हाँ जी। टेलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचेंगे उनकी शक्ल कैसी होगी? शक्ल आपके सामने है।
सो ये पहुंच गए ऑपोजिट पोल्स के ऊपर। सपोज करें ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच गया। मैं टेलोफेज 1 की एक पिक्चर बना रहा हूँ। ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस में 2-2 क्रोमोसोम्स हैं। आपके सामने शक्ल है क्रोमोसोम की, देख के फैसला करें। हाँ जी, क्रोमोसोम किस शक्ल में है? ये टेलोफेज है आपकी। टीलोमीन आपको मैंने कल बता दिया था। टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम जो ऑपोजिट पोल पर पहुंचे हैं वो कैसे हैं? रेप्लिकेटेड। सो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई। इसके बाद स्टार्ट होगी मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान एक आएगी इंटरफेज। इस इंटरफेज के बाद स्टार्ट होगी मियोसिस 2। इस इंटरफेज में कोई एस फेज नहीं होगी, नो एस फेज। अब आप बताएं क्यों एस फेज नहीं है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान जो इंटरफेज है उसमें कोई एस फेज क्यों नहीं है? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, जो टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं इसका आंसर है कंप्लीटली रेप्लिकेटेड। सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेटेड होते हैं। सो अब बताएं इंटरफेज जो हो आपकी, इंटरफेज जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान जो इंटरफेज है इसमें एस फेज नहीं है। तो मुझे बताएं, इनकी शक्लें देख के बताएं क्यों एस फेज नहीं होगी? पार्शियली तो आंसर ही नहीं है ना, वो तो मैंने सिर्फ ऑप्शंस के अंदर दिया है। हाँ जी बच्चों, बेटे नो कमेंट्स, कमेंट्स आपने सिर्फ इसके मुताबिक करने हैं। आपकी आखिरी जो है इंफॉर्मेशन बाकी रह गई है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, क्यों रेप्लिकेशन नहीं होगी? जल्दी से जवाब दें, आपके सामने शक्लें बनी हुई है। बिकॉज क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी रेप्लिकेटेड, क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी रेप्लिकेटेड, उनकी रेप्लिकेशन खत्म ही नहीं हुई है। सो जब खत्म ही नहीं हुई, रेप्लिकेशन जब खत्म ही नहीं हुई तो उनको मजीद रेप्लिकेट होने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी पॉइंट आज आपको समझाना है, उसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे। मियोसिस 2 जो होती है ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। अब आपके सामने मैंने 4 क्रोमोसोम से शुरू किया था, सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम बाकी हैं, 2 क्रोमोसोम बाकी हैं। इन 2 क्रोमोसोम से बिल्कुल माइटोसिस की तरह 2 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, और उनके अंदर आपको इस तरह 2-2 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन अनरेप्लिकेटेड मिलेंगे क्योंकि दरमियान से क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। ये आपकी मियोसिस 2 के अंदर होगा जो बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, बस इसकी इंटरफेज में एस फेज नहीं हुई। चूंकि ये ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है, सो मियोसिस 2 के अंदर इनकी रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी, यानी एनाफेज 2 के अंदर, एनाफेज 2 के अंदर इनकी रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी। सो ह्यूमन का क्या चक्कर होगा? ह्यूमन में आपको मैं एक फ्लो लिखवा रहा हूं। मियोसिस 1 के बाद क्या होगा ये लिख ले, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे आप। बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन आपको लिखवाने लगा हूं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं अनरेप्लिकेटेड, ये नया नया सेल है अभी, अनरेप्लिकेटेड। इनकी होती है जी इंटरफेज, इनकी क्या होती है? इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो 46 के 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं रेप्लिकेटेड हालत में, रेप्लिकेटेड हालत में आ जाते हैं। उसके बाद इनकी होती है जी मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब हो जाती है, मियोसिस 1 के बाद 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये रेप्लिकेटेड होते हैं। ये फ्लो लिख लें, कभी भी अगर आप भूल जाए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 तो ये याद रखिएगा। 23 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं मियोसिस 1 के बाद। फिर इनकी कौन सी इंटरफेज होती है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2? इट लैक्स एस फेज, इट लैक्स एस फेज। वो मैंने बता दिया क्योंकि ऊपर वाले क्रोमोसोम बिल्कुल रेप्लिकेटेड हैं। अब जो आपके पास क्रोमोसोम्स आएंगे फाइनल डॉटर सेल्स के अंदर वो 23 होंगे, लेकिन वो अनरेप्लिकेटेड होंगे और वो किसी स्पर्म के अंदर या किसी एग के अंदर पड़े हुए होंगे। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टुडेज लेक्चर कि आपके पास 46 अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे और अब आपके पास 23 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हो गया। बीच में इंटरफेज में रेप्लिकेशन हुई थी, लेकिन दूसरी वाली इंटरफेज में रेप्लिकेशन नहीं हुई है। सो बच्चों, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल flow of meiosis. It is
द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेल, यानी ये या तो स्पर्म है, या तो ये स्पर्म है, या ये कौन है, एग बन गया है। और वो जो क्रोमोसोम्स हैं 46 वो इसके मदर सेल्स में है, स्पर्मेटोगोनिया कह लें या ओगोनिया कह लें। सो स्पर्म बनेंगे, एग बनेंगे। तो इस फ्लो के साथ आपको सारा कुछ समझ आएगा। बच्चों ये नोट कर लिया तो मैं लेक्चर एंड कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये नोट कर लिए किस तरह से चेंजेस आई हैं, कब रेप्लिकेशन हुई, कब नहीं हुई, कब क्रोमोसोम पूरे अलग हुए और कब क्रोमैटिड्स अलग हुए हैं। देखें यहाँ पे रेप्लिकेटेड से अनरेप्लिकेटेड का मतलब ये है कि क्रोमैटिड्स जो है ना वो अलग हो गए हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया बच्चों। अब जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो आप लोग खुद करेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब यही है ताकि अगले वाले जनरेशन के अंदर स्पर्म है तो वो एग के साथ मिलकर दोबारा 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाए। 23 स्पर्म में होंगे और 23 एग में होंगे, 23 मिलकर दोबारा से 46 वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो हर जनरेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा नहीं होंगे। सो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थी। ठीक है, हाँ जी बच्चों, इज इट क्लियर? चलें जी, आज का लेक्चर ये नोट कर लिया तो बता दें। सोमैटिक सेल में तो मियोसिस होती ही नहीं है, सोमैटिक सेल के केस में कुछ नहीं होगा, सोमैटिक सेल में मियोसिस होती ही नहीं है। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? चलें जी, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सी यू सून, अल्लाह हाफिज।